अब चालू रखना। चालू जैसे पॉज करना होगा तो इसको सेकंड वाला। हाँ चालू पॉज की तो सेकंड अभी चल रहा है ना, इसको बंद कर देंगे सबसे पहला। बच्चों, आज हम सब वसंत भाग दो का अध्याय 2 दादी माँ है ना, यह अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, मैं इस अध्याय को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, है ना, ये जो अध्याय है हमारा, यह ग्रामीण परिदृश्य पे, है ना, ग्रामीण परिपाटी पे लिखा गया अध्याय है। इसकी जो भाषा है ना, बोलचाल की, ग्रामीण बोलचाल की भाषा का कहीं कहीं पे प्रयोग किया है लेखक ने। भाषा में सुंदरता लाने के लिए, भाषा में सहजता लाने के लिए, भाषा में बनावटीपन ना लगे, है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पे ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है। एक असल में ये जो अध्याय है वो ग्रामीण परिपाटी पे लिखी गई है, पहला। और दूसरा जो इसमें है महत्वपूर्ण बात, हिंदी महीनों के नाम, है ना, हिंदी महीनों के नाम इसमें बहुत याद से आए हैं, जैसे चैत्र का महीना, वैशाख का महीना, आप सब जानते हैं ना हिंदी महीने का नाम। जैसे हमारे हिंदू धर्म में चैत्र प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष शुरू होता है ना। कुछ लोग दीपावली के बाद से नया वर्ष मानते हैं, तो ये अलग अलग लोगों की धारणा होती है। कोई दीपावली के बाद से नया वर्ष मानता है और कोई शुक्ल चैत्र प्रतिपदा, है ना, गुड़ी पाड़वा जो हम मनाते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले, है ना, कुछ होली के आसपास, होली के बाद, है ना, हमने इस दिन को मनाया था। तो यहाँ से नए साल का शुरुआत होता है। तो मैंने आपको समझा दिया ना। तो ये जो इसमें है चैत्र का महीना, फिर बैसाख आता है ना, जो अभी चल रहा है, अभी जो है ना बैसाख का महीना भी चल रहा है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना, इसके बाद ज्येष्ठ का महीना आएगा जिसमें बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। उसके बाद आषाढ़ का महीना आ जाता है, उसमें थोड़ी गर्मी पड़ती है लेकिन रिमझिम फुहारें भी बरसती, मतलब बारिश भी होता है। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 4 महीने हिंदी महीने के हिसाब से 4 महीने गर्मी के होते हैं। उसके बाद जो होता है आषाढ़ के बाद श्रावण, भादो यानी आश्विन, कार्तिक और अघन, ये 4 महीने ठंड के होते हैं, है ना। सॉरी, इस 4 महीने जो है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, है ना। अघन का महीना भी बोला जाता, आश्विन का महीना भी बोला जाता है और भादो का महीना भी बोला जाता है। ये 4 महीने इसके बाद, है ना, गर्मी के बाद बरसात का होता है। उसके बाद जब हम, है ना, 4 महीने का चक्र होता है। जो तीसरा अंतिम का जो 4 होता है, अघन, पौष यानी मार्गशीर्ष, अघन, पौष, माघ और फागुन, ये शीत ऋतु ठंड का महीना होता है। अघन, पौष यानी मार्गशीर्ष, माघ और फागुन, जिसमें हम होली, बसंत पंचमी और आपका सरस्वती, है ना, बसंत पंचमी में ही सरस्वती पूजा करते हैं। ये त्यौहार हम मनाते, बहुत अच्छा समय होता है। ये जो त्यौहार, बहुत अच्छा मौसम होता है, खुशनुमा होता है, बगीचे में खूब सुंदर फूल खिलते हैं, वातावरण भी बहुत सुंदर हो जाता है ना। तो ये जो है इसके बाद फिर वही है ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फागुन, है ना, ये 4 महीने का चक्र चलता रहता है। ठीक है। तो अब मैं आपको, है ना, इसी से संबंधित ये जो अध्याय है दादी माँ, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के
समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। लेखक जो है वो गांव से शहर में हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया है, और है ना, उसको गांव में रहा है ना, शहर से अचानक शहर में गया है तो उसको हॉस्टल का जो वातावरण है उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, और थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो बेचारा मतलब दुखी हो जाता है, सोचने लगता है, उसको अपने गांव की याद आने लगती है, अपने घर वालों की याद आने लगती है ना। तो बेचारा अकेला बैठ करके उन सब बातों को सोचता है। तो जो सॉरी ना, जो उनके जो मित्र मंडली है, उसके जो दोस्त हैं, उसके जो मित्र हैं, मजाक उड़ा के उसका उड़ाते हैं, कहते हैं अरे रे परेशान क्यों होते हो, है ना, कुछ दिनों के बाद तो फिर छुट्टी लगने वाली है, तो तुम अपने गांव चले जाना। और फिर पीछे है ना उसका मजाक उड़ाते हैं कि मतलब कैसा है लड़का है, थोड़ी थोड़ी सी भी मतलब कुछ भी इसके अगर हिसाब से ना हुआ, कुछ भी इसके अनुकूल ना हुआ तो ये थोड़ी सी बातों में परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, और गांव जाने की बात करने लगता है, गांव को याद करता है ना। सामने में तो उसको बोलते हैं अरे अब छुट्टी लगने वाली है, क्यों परेशान होते हो, चले जाना गाँव सबसे मिल आना, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब बात वो समझता है ना, फिर सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, अब मैं अब उस सब उन जो मेरी बातें हैं, अतीत की बातें हैं, गांव की बातें, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, सोच करके बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन फिर कुछ थोड़ा सा फिर समय बीतता है, फिर वैसे ही ना उसी अतीत में चला जाता है। उसके बाद अतीत में जाने के बाद फिर उन्हीं बातों को याद करता है, फिर लोग उसका है ना, उसके मित्र, उसके दोस्त, उसके जो यार हैं ना, उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर बेचारा उसी परिस्थिति में आ जाता है। ऐसा ही उसके साथ चलता है। अब मैं आगे है ना, आगे पढ़ती हूँ। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, चेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सा गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ सॉरी गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक फिर थोड़ा सा ना, मैं फिर इसको आपको बेटा समझाती हूँ। लेखक जो है वो अपना बेचारा शहर में है, हॉस्टल में है, तो उसके बाद तो गाँव में चला है ना, अचानक जो है उसका ध्यान गाँव में जाता है कि गाँव में क्या क्या करता है। कुंवार का महीना ना, कौन सा महीना, कुंवार का महीना, ये बरसात का महीना होता है ना। ये ठीक रक्षाबंधन के बाद वाला जो समय आता है ना, उसके बाद का जो रक्षाबंधन हम जिसमें मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं, उसके बाद ये वाला जो महीना आता है कुंवार का महीना बोला जाता है, बारिश का महीना होता है। लेकिन इस समय में बारिश है ना, रक्षाबंधन के बाद, मतलब क्या बोलना चाहिए, इसके बाद हम नवरात्रि है ना, नवरात्रि हमारी जो दशहरा है वो शुरू हो जाता है, तो बारिश थोड़ी कम हो जाती है ना। आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, है ना, ऐसे करते करते, एक मिनट, तो इस समय में क्या होता है, बारिश कम हो जाती है, थोड़ा ना कीचड़ सूख जाता है, लेकिन नदी नालों में उफान रहता है, बारिश का उफान रहता है, गंदे पानी है ना, गंदा गंदा पानी, उसमें नदी नालों में पानी जो है मटमैला गंदा सा हो जाता है, नालियाँ भी भर के बहती रहती हैं ना। और इन नालियों में जो लेखक के घर के पास में, लेखक के गांव में एक सिवान है ना, लेखक जो है वो यूपी बिहार की बात हो रही है, यूपी
यूपी बिहार का ही शायद लेखक तो है ना, उनके घर के आसपास में एक सिवान नदी कहीं बहती है। तो सिवान नदी है ना, बारिश के समय में क्या होता है, नदी का जो पार्ट है ना, वो वेग के कारण क्या काफ़ी चौड़ा हो जाता है ना, पानी थोड़ा दूर तक चला जाता है। कभी जैसे हम लोग जगदलपुर में रहते हैं तो आप देखिए इंद्रावती नदी में भी क्या एकदम उफान जब आता है तो पानी थोड़ा बाहर तक आ जाता है। गंगा मुंडा तालाब जो है पूरी तरह से लबालब भर करके पानी जो है उसके पाटों के किनारे किनारे से आकर के नीचे तक आ जाता है। तो ऐसी सिवान भी में पानी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, सिवान नदी जो है वो उफान में आ जाती है, तो जिसके पाट है ना वो चौड़े हो जाते हैं, मतलब पानी वहाँ तक आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, आसपास में जो घास उगे होते हैं ना, बाकी समय में, बाकी ऋतु में जब पानी नहीं होता तो वहाँ पे घास उग जाते। तो जो पानी है ना, जब पानी आता तो क्या करता है, उन घासों को भी अपने साथ बहा के ले आता है नदी में। अब न है ना, तो नदी में घास के बह के आने से क्या होता है कि वो सड़ता है पानी में, घास है ना, तो एक अजीब सी दुर्गंध आती है। बाद में वही पानी बहते बहते नालियों से होकर के है ना जलाशय में, जो तालाब वगैरह में आ जाता है, तो है ना गंध, एक अजीब सा सड़ा सड़ा सा ना बदबू गंध आता है। लेकिन है ना बच्चे तो मतलब उनको ये लेखक ये कह रहा है कि भले हमें आम के समय में आम न मिले, चूड़ा है ना, चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा आप समझते हैं, पोहा है ना, तो यूपी बिहार में क्या होता है, अघन का जो महीना होता है इसमें, जिसमें मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। सुपर, मैं 5 मिनट के बाद तुमको लगा रही हूँ ना। तो लेखक है ना याद कर, मतलब मकर संक्रांति के समय बिहार यूपी में क्या होता है, चिवड़ा और गुड़ बहुत ज़्यादा खा, नया गुड़ आ जाता है, चिवड़ा आ जाता है, तो है ना उस समय में बहुत याद से खाया जाता है। तो लेखक इन सब चीज़ों को याद करता है। तो लेकिन वो कहता है कि भले आम के सीज़न में हमें आम ना मिले, चिवड़ा के सीज़न में हमें चिवड़ा और गुड़ खाने को ना मिले, ठीक है सब चलेगा, लेकिन है ना कुंवार के महीने में उस बदबूदार जलाशयों में यदि हमें कूद करके नहाने का मौका ना मिले तो वो तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। लेखक उस चीज़ को याद करता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती कि वो मतलब बड़ा उसको तकलीफ़ होता अंदर से, क्योंकि कितना बड़ा चीज़ जो है वो मिस कर रहा है ना, कितना बड़ा चीज़ है जो है उसके जीवन से चला गया है ना। ये सब चीज़ उनको बड़ा, बच्चों से खुद नदी नालों में कूद कूद करके नहाना है ना, एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, ये सब उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो इन सब दिनों को वो याद करके बेचारा दुखी होता है। फिर आगे लेखक कहता है, 1 दिन ही तो कूद कर नहा सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा जर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। है ना, लेखक को बड़ा अच्छा लगता है कि हल्का फुल्का बुखार आ जाए ना, एक थोड़ा सा लेखक नहाया पानी में जा कर के तो हल्का सा बुखार आ गया है ना, लेखक को ये बड़ा अच्छा लगता था, हल्का सा बुखार आ जाए तो चुपचाप अपना खाने पीने को कोई ज़्यादा बोलता नहीं, अच्छा जो है ना हल्का फुल्का खाने को नींबू का पानी और साबूदाना दे दिया जाता है, साबूदाने की खिचड़ी दे दी जाती है, तो ये सब है ना, और चुपचाप आराम करो, है ना, कोई कुछ कहता नहीं है, तो लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है ना, उसका जो बुखार जो उसे बढ़ा, तो वो मतलब बुखार जो है वो बढ़ता ही गया, ज्वर जो है बढ़ता ही गया काफ़ी। उसको रजाई, बहुत ठंड, बुखार में बहुत ठंड लग रही थी उसको, तो रजाई समझते ना आप लोग, ब्लैंकेट के टाइप का है ना, कॉटन डाल करके बनाया जाता है, रुई डाल करके बनाई जाती है, तो वो रजाई है ना, उसको हम ठंड के दिनों में हम ठंड से बचने के लिए उड़ते हैं, तो लेखक के ऊपर बार बार है ना एक के बाद एक रजाई डाली जा रही थी। बड़े मुश्किल से रात के 12 बजे के बाद क्या हुआ, जो उसको बुखार था वो बंद हुआ। दिन भर मैं चादर लपेटे सोया था ना, लेखक जो है बुखार था, रात को बुखार उतरा तो सवेरे जो है वो चादर लपेटे, चादर ओढ़ करके सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, है ना। जब वो लेखक जो है वो
लेटा हुआ था, चादर ओढ़ करके लेटा था। तो जो दादी हैं वो आई ना, सब उसे झाग भरे, जो झाग वाला जल था उसी से नहा करके आई थी। सफ़ेद रंग की उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, बूढ़ी थी, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और उनके बाल भी बिल्कुल सन होता है ना, सन पट सन सन, उसी के जैसे बिल्कुल रेशम के जैसे बिल्कुल सफ़ेद धुले हुए बाल, उसमें से पानी टपक रहे थे। और लेके है ना दादी उनके पास आई, लेखक के पास, और उसके माथे पर उन्होंने क्या किया, अपने एक स्नेही का हाथ है ना, प्यार से एक हाथ अपने उस बच्चे के ऊपर है ना, लेखक के ऊपर, लेखक छोटा है तो लेखक के ऊपर वो रखी है ना। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती ना। कहीं किसी जगह गई थी, गांव में होता है ना, कभी कोई बता दिया वो जो वहाँ पे भगवान जी का कुछ पूजा पाठ किया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी बड़ी मतलब अच्छा समझते हैं कि मतलब भगवान के पास की मिट्टी है, तो बहुत इससे जल्दी कोई भी है, तो वहाँ से वो मिट्टी उठा करके लाई थी है ना। अपनी जो साड़ी थी, साड़ी के कोने में, आंचल के कोने में गांठ में बांध के रखा था। दादी उनके पास आई, उस गांठ को खोला है ना, मिट्टी थोड़ी सी मुंह में डाली, थोड़ा सा उसके माथे पर है ना, एक विश्वास के साथ कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल उसके चारपाई है ना, जो पलंग था, पलंग के पास बैठी रही दादी, चुपचाप बैठ करके उसे मतलब उसके माथे को सहला रही थी। कभी दादी उसको पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंकी कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। दादी थी, वो बुजुर्ग थी, दुनिया भर का उनका अनुभव था, और उतनी ही वो केयर भी करती थी। तो जब उस लेखक को बुखार आया, लेखक के पास चारपाई के पास, पलंग के पास वो बैठी, कभी उसको पंखा झलती, बेचैनी होती ना फीवर के कारण, तो कभी कभी उसको पंखा झेलती थी, मतलब पंखे से हवा करती, कभी उसके हाथ पर को छू छू करके देखती कि कहीं बुखार ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है ना। दालचीनी जानते हैं, मसाले में प्रयोग होता है, लकड़ी, मीठी लकड़ी भी बोली जाती है, तो ऐसा बोला जाता है कि दालचीनी का है ना, उसको महीन पीस करके, चिकना पीस करके उसके लेप को अगर माथे पे लगाया जाए तो जो बुखार है वो जल्दी उतर जाता है। तो दालचीनी का लेप कभी लगाती लेखक को ना। फिर उसके बाद खाने की भी चिंता है ना, ये तो बीमारी से ही नहीं होगा ना, उसको मतलब उचित डाइट भी है ना, सही तरीके से उसको खाने का भी मिलना चाहिए ताकि उसको कमजोरी ना आए। तो उसके लिए बार बार घर वालों से पूछती कि जो है ना, इसे बुखार है, लेखक को बुखार है, तो लेखक के लिए जो खिचड़ी बन रही है उसमें मूंग की दाल अच्छे से पकी कि नहीं पकी, मतलब पक कर के अच्छे से गल गई, ज़्यादा उसको मतलब ज़्यादा अधगली या अधपकी तो नहीं रह गई है, ये सब है ना पूछना। कि कोई बीमार है घर में तो कोई सीधे बाहर से आकर के अंदर तो नहीं चलाया, उसे अंदर आने से पहले चप्पल जूते बाहर खोलने, अपने हाथ पैर धो करके अंदर आना है ना। इस तरह उसकी जो खिचड़ी है वो पीपल के छाल से है ना, पीपल के छाल से शायद छौंकी जाती होगी। किसी को ज्वर आ जाता है तो उनकी खिचड़ी को है ना छौंकना समझते हैं, थोड़ा सा से तेल में थोड़ा तड़का लगाना, बोलते हैं ना तड़का लगाना, तो है ना, तो जो तड़का लगाया जाता है किसको, वो जो रोगी व्यक्ति के लिए जो खिचड़ी बनाई जा रही है या कुछ उनके लिए खाने का बनाया जा रहा है, तो उसको जो तड़का लगाया जा रहा है, उस तड़के को लगाने के लिए पूछते कि तड़का लगा कि नहीं। तो इस तरह की प्रश्न पूछ करके वो घर वालों के ऊपर मतलब ये जताती कि मतलब मुझे सारे तरफ ध्यान है, मैं घर की बड़ी हूँ तो मेरा ध्यान केवल एक ही के पास नहीं, मेरा सभी जगह ध्यान है। दादी माँ को गए हुए गाँव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचते और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेरा महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता।
मैं इसे थोड़ा सा आपको समझाती हूँ ना, इसे ध्यान से आप लोग समझिए। लेखक की जो दादी माँ है वो मतलब उनको 50 किस्म से भी ज़्यादा ना गांव की कई बीमारियों की उनके है ना ऐसे इलाज के बारे में पता था कि इस बीमारी में ये इलाज, इस बीमारी में इलाज है ना करना चाहिए, ये दवा देनी चाहिए। गांव की जो दवाइयाँ होती, जड़ी बूटियाँ जो होती, उनको उसके बहुत सारे नाम याद थे ना। गांव में कोई बीमार पड़ता तो उसके पास पहुंच जाती, सबके घर पहुंच जाती, फिर वहाँ पे उसके वही काम करती, माथा छू के देखना, उसके हाथ छू करके देखना, कभी पेट छू करके देखना, फिर बताना कि नहीं अगर पेट में दर्द है तो ये बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, विसूचिका और जो है ना ये महामारी था है ना, विसूचिका और जैसे जो चेचक वगैरह भी एक महामारी देखिए चला है ना, ये महामारी ही है, महामारी का एक प्रकार है। अभी अपना कोरोना वायरस जो आया हुआ है हमारे इंडिया में है ना, पूरे विश्व में, इसमें कई लोग मर रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता है। अचानक ये बीमारी एक से दूसरे में जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी फैलता है। तो इस समय भी है ना विसूचिका ऐसे चेचक हुआ था, हैजा होता था, प्लेग होता था, ये सारी जो बीमारियाँ थी महामारी होती थी। अब तो इनमें क्या हुआ, कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एक ज़माने में ये सब महामारी थी। तो ऐसी कोई यदि बीमारी आ गई है तो है ना बिल्कुल घर वाले को परेशान करना, बिल्कुल सवेरे उठ करके जल्दी से नहा धो करके वो गूगल होता है ना, धूप जलाना, उसमें लौंग डालना है ना, उसका धुआं करना, और उसके बाद गुड़ और लौंग डाल करके धुआं करके सारे घर में धुआं दिखाना, ताकि मतलब ये जो बीमारी है घर के अंदर ना प्रवेश करे, ऐसा बोला जाता है ना। तो गांव में ऐसा माना जाता है, तो भी ये सब काम करती है। फिर मतलब बिस्तर साफ़ सफाई का पूरा ख्याल करना, बिस्तर समय समय पर धोना, तकिए के गिलाफ हैं या जो रजाई वगैरह में जो ऊपर से जो कवर लगाया जाता है, गिलाफ लगाया जाता है ना, उनको निकाल करके तुरंत जल्दी सफाई करवाना है ना। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती, घर वालों को बिल्कुल साफ़ हिदायत देती कि ऐसे समय में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए ना, क्योंकि मतलब बुजुर्ग हैं, वो दादी हैं, वो दुनिया का उनके पास अनुभव है, हमसे ज़्यादा वो इस दुनिया को देखी हैं। तो लेखक बेचारे इन सब चीज़ों को याद करता है। फिर उसे लगता है कि मतलब अभी भी बुखार आता है, उस समय में बुखार आता था तो दादी कितना केयर करती थी, कितना ज़्यादा ध्यान देती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता, अब तो लेखक हॉस्टल में रहता है ना, तो अब वो कहता है, लेखक सोचता है कि अभी भी मुझे बुखार आता है। तो है ना एक आकर के नौकर जो है वो जो हॉस्टल का जो नौकर होगा वो ला करके पानी दे देता है। महाराज जो हॉस्टल में खाना बनाते उनको जाके बोल दिया जाता है, तो साबूदाने की खिचड़ी या खिचड़ी बना, मूंग दाल की खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी बना करके दे जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुला दिया जाता है, तो डॉक्टर भी ना नाड़ी देखना है ना, नब्ज देख करके अपना दवाई है ना, उस समय में कुनैन की दवाई दी जाती थी, पहले चलता था तो वही कुनैन की बहुत कड़वी दवाई होती वो दे देते थे। तो लेखक कहता है कि ये सब सोच कर कि ना बुखार है ना, पहले तो बुखार आना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि दादी बहुत केयर करती थी, अब तो बुखार को बुलाने का मन ही नहीं करता। अब तो यही चाहते हैं कि भगवान बुखार आ ही ना, है ना, ऐसे बुखार को बुलाने से क्या मतलब, लेखक उस चीज़ को याद करता है। अब मैं आगे थोड़ा सा पढ़ के सुना रही हूँ आपको। किशन भैया की शादी ठीक हुई और दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। बच्चों अब मैं इस पैराग्राफ को आपको समझाती हूँ ना। किशन भैया ना लेखक के जो बड़े भाई हैं, अचानक फिर क्या होता है उनकी शादी तय हो जाती है। अब दादी है ना, अब घर में भाई शादी का माहौल है, दादी बिल्कुल खुशी से पागल है ना, घर की बड़ी हैं, सारा दिन इधर उधर दौड़ रही हैं, कहीं इधर जा रही कहीं उधर जा रही है ना, सारे घर में गांव में घूम रही हैं, जो गांव के आसपास पड़ोस की औरतें हैं वो आ रही हैं घर पे, तो दादी माँ गायब है ना, क्योंकि उनके पास तो इधर उधर है। ये सब कोई जानते थे कि दादी माँ करती कुछ नहीं, लेकिन सारा घर उठा के अपने हाथों पे रखती थी ना, सबको का बोलना ये करो वो करो ना। अगर वो वहाँ से हट गई तो ये था कि काम हो जाता था, लेकिन उस काम का फिर कोई समय नहीं होता था। तो दादी माँ सभी जानते थे दादी माँ काम नहीं करती, लेकिन वो इस तरह से लोगों को बिजी कर देती हैं, लोगों के ऊपर इस तरह से सवार रहती है कि लोगों को काम समय पे करना पड़ता है ना। फिर उसी भाषा में कहती क्या करूँ है ना, बुरा मत मानना बहन, काज परोजन है ना,
काम काज का घर है, अगर एक भी काम अपने हाथ में ना लूँ तो फिर काम होने वाला नहीं। इस तरह से वो अपनी उपस्थिति बताती कि मतलब मैं कितनी पावरफुल हूँ, है ना। इस तरह की बातें वो दादी माँ करती थी। फिर एक दिन लेखक कह रहा है कि एक दिन जब वो लेखक है ना, एक दूसरी घटना है, ये घटना तो हो गई, फिर लेखक बताता है दूसरी घटना के बारे में। लेखक जब एक दिन गाँव में घूम करके अपने घर वापस आता है तो निक्षार है ना, जहाँ से निकला जाता है दरवाज़ा, एक घर का एक चार दीवारी, आंगन के चार दीवारी के बीच में होता है दरवाज़ा जिससे हम बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पे एक दुबली पतली सी महिला खड़ी थी। उस महिला का नाम था, मतलब रामी की चाची, एक लड़की है रामी, उसकी चाची है, वो खड़ी थी। तो दादी है ना, उसको बहुत गुस्सा हो रही है, ये सब नहीं होगा। दादी है ना बोलती, जब तू मतलब मैं तुझसे जब पैसे तू मुझसे आई थी पैसे मांगने, तो मैंने तुझे एक बार में पैसे दे दिए थे, है ना, और मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा था। तू मुझसे पूरे गांव में तू घूमी होगी पैसे के लिए, बट तुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने तुझे एक बार में पैसे दे दिए। अब मैं जब तुझसे पैसे मांग रही हूँ तो तू मुझे कह रही अब की बार दे दूँगी, अब की बार है ना फसल कब तैयार होने पर दे दूँगी। तो क्या अब फसल दोबारा होगी? गांव के लोग, क्या होता है ना बेटा, गांव के लोग जो है, हमारा भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है ना, भारत की 80% जनता आज भी गाँव में निवास करती है और गाँव का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि है, एग्रीकल्चर, है ना। तो अब फसल तैयार होगा ना, फसल जब होगा उसी में किसान जो है वो बेचारा अपना साल भर का पूरा व्यवस्था करता है, क्योंकि उसको तो जो उसकी जो पूंजी है वो फसल ही है। तो एक बार फसल तैयार हो गया, शायद नहीं दे पाई होगी वो ना, तो दोबारा वो कहते कि नहीं, मैं अब की बार फसल तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगी पैसे, है ना। वो दादी से ऐसा कहती है। तो दादी उसी बात पे गुस्सा होती कि अब क्या दोबारा फसल होगा, इस बार की फसल में तो तुमने मुझे दिए ही नहीं, अब क्या है ना, दोबारा फसल जब तैयार होगा तब मुझे दोगी, है ना। इस तरह से दादी उसको है बहुत बुरी तरीके से डांट रही, बहुत गुस्सा हो रही है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोली, दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा ना। वो जो रामी की चाची कहती, दे दूंगी मालकिन, आप कैसे परेशान ऐसा क्यों हो रही बोल रही हैं, मैं आपको पैसे अवश्य दे दूंगी, क्या करूं, बिटिया की शादी है ना, हम तो गरीब है, अगर आप हमारे ऊपर दया नहीं दिखाएंगे तो हमारी बेटी का निस्तार मतलब हमारी बेटी की विदाई कैसे होगी। तो थोड़ा सा आप दया कीजिए हम पर, हम मतलब मैं समय जैसे ही होगा मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। हट हट, अभी नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, है ना। लेखक को देख करके बड़ा ख़राब लगा ना, उसको बहुत तकलीफ़ हुई, तो उसने बोले जाने दो दादी, है ना, मतलब इस चाहे मतलब ये जल्दी चली जाए, रानी की चाची अपने घर चली जाए और दादी माँ भी अपने काम पे लगे। वो इस प्रसंग को ख़त्म करना चाहता था, तो उसने कहा जाने दो दादी, गरीब है बेचारी, दे देगी ना, जब इसके पास पैसा होगा तो दे देगी। चला है समझाने। लेखक जो दादी माँ है उसी को समझाने लगी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विद्धल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। मतलब देखो ये दादी का एक दूसरा रूप हमारे सामने आ रहा है ना। एक रूप तो हमने देखा कि वो धन्नो का ना रामी की चाची को बहुत बुरी तरीके से डांटती है, बहुत बोलती है, और ठीक उसके विपरीत है ना कुछ दिन के बाद की घटना है। लेखक बता रहे कि कुछ दिन के बाद लेखक जो है वो किसी काम से गया, तो देखा कि जो धन्नो की मतलब धन्नो जो है ना रामी की चाची, वो दादी को बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, एक बहुत पुराना आशीर्वाद है, गांव के लोग अक्सर इस आशीर्वाद को देते हैं। तो दादी भी है, जो धन्नो है वो भी दादी को यही आशीर्वाद दे रही। फिर वो जो है लेखक है ना पूछता क्या बात है धन्नो, ऐसा क्या हो गया, तो बोलती बेटा उरीन हो गई, मतलब मैं तो एकदम मतलब मत पूछो, मतलब मुझे क्या मिल गया, उरीन हो गई, मतलब मेरे सारे कर्ज खत्म हो गए, है ना, उरीन हो जाना, मतलब मैं बिल्कुल सारे कर्ज मैंने चुकता कर दिया है ना। सर पर जैसे कर्ज का भार होता है ना, कर्ज का बोझ होता है, वो कर्ज उतर जाता है तो हमें कितना आराम लगता है। तो लेखक जो दादी है धन्नो जो है वो इस तरह की बातें करती, मैं तो उरीन हो गई बेटा हमारी मालकिन का, है ना,
भगवान इनका बहुत भला करे ना। कल ही आई थी घर पे और पीछे का जितना भी मैं उधार ली थी वो सारा तो माफ़ भी कर दिया, छोड़ दिया, और ऊपर से 10 रुपये दे करके मुझे बोली देखो बेटा जैसी देख धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी ना, 5-10 के लिए ऐसा ना हो कि 5-10 है ना पैसे बचाने के चक्कर में, थोड़े से पैसे बचाने के कारण बेटी का जग हंसाई हो, मतलब तेरी जग हंसाई हुई ने कि बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो जग हंसाई ना हो, इस बात का तू ध्यान रखना। ऊपर से वो 10 रुपये का नोट मुझे दे करके चले गए ना। लेखक बेचारा एकदम आश्चर्यचकित हो गया, मतलब एक रूप वो देखा था धन्नो के साथ, दूसरा रूप ये देख रहा ना, वो दोनों में सामंजस्य बिठाने लगा लेखक। ठीक है, अब उसके बाद है ना आगे मैं पढ़ रही हूँ। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा ना तो लेखक भी बोला उस दिन तो तुमको बहुत डांट रही थी और आज तुम उसकी बहुत तारीफ़ कर रही हो। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया ना। बोले हाँ ये तो बड़े लोगों का काम है, रुपया दे करके ना डांटें तो फिर क्या लाभ है ना। तो लेखक भी जो तर्क सुना धन्नो के मुँह से वो है ना, उसके ऊपर हंसता हुआ वो वहाँ से चले गए। मैं मन ही मन इस तरीके पे हंसता हुआ आगे बढ़ गया ना। मैं थोड़ा सा आगे का इसके पढ़ रही हूँ। बिशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है ना। गांव में बिशन उसके जो बड़े भाई थे लेखक की, उसकी शादी थी। शादी होने की वजह से क्या हुआ, बारात शादी में है ना, लड़के की शादी में बारात जाती है तो सब बारात में चले गए ना। तो जैसे क्या होता है गांव में गाना बजाना खूब होता है। बारात जब चली जाती है तो रात को सब हंसी मजाक करते हैं, गाना बजाना होता है। कभी कभी कोई ऐसा ना नाटक किया जाता है। नाटक में जो सभी काम है ना, और जितने भी गांव के मर्द हैं पुरुष हैं वो तो बारात में चले गए। अब औरतें हैं तो औरतें क्या करती हैं, वही पुरुष का रोल करती हैं। उसमें विवाह से लेकर के बच्चे के जन्म तक की सारी कथाओं को एक एक करके दिखाया जाता है, अलग अलग रोल करके दिखाया जाता है। तो लेखक है ना नहीं गया था बारात में, तो वो घर पे ही रह गया था ना। तो चादर ओढ़े बेचारा चुपचाप सो रहा था। और लेखक का मेरा भाई है ना, मामा का लड़का जो है, वो भी बारात के जाने के बाद गांव पहुंचा है ना। बारात जब चली गई थी तब पहुंचा, तो वो भी फिर बारात में नहीं जा पाया। तो दोनों दालान में ना आंगन में सोए हुए थे, जहाँ पे महिलाओं को वो सब कार्यक्रम करना था। तो जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं, मतलब उन्होंने आपत्ति की कि बच्चे सो रहे हैं, इनके सामने हम सब कैसे करेंगे। तो दादी माँ उनके ऊपर बिगड़ी है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे तो बेचारे ब्रह्मा के रूप होते, तो तुम इनसे क्या पर्दा करती, तुम अपना काम करो। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंसूं तो भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया ना। लेखक जो है वो चुपचाप बेचारा चादर ओढ़ के सो गया था। सब कुछ ना अंदर से सब देख रहा था, तो उसको बहुत हंसी आ रही थी है ना। वो अभिनय कर रहे थे, औरतें जो हैं अभिनय कर रही थी पुरुष का रूप ले करके, पुरुष के कपड़े पहन करके। तो इस सब बातों से लेखक को हंसी आ रही थी, लेकिन बेचारा सोच नहीं रहा था। सोच रहा था कि अगर ज़ोर से हंसा, कहीं हंसी आ गई ज़ोर से, तो फिर सबको पता चल जाएगा, फिर उसको पकड़ करके बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसकी जो भाभी है ना, गांव की जो भाभी थी, वो कुछ ऐसा की कि बहुत ज़ोर से हंसी आई और भेद खुल गया है ना, कि सारे लोग उसकी तरफ, जितने भी गांव की औरतें हैं वो सब आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है ना। वो जो देबू की माँ है ना, वो आई और देखी, अरे दादी देखो देखो ना, कौन सा बच्चा सोया है बेचारा, इतना छोटा सा बच्चा ना, दूध इसको पिला दो। बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है ग्लास में डाल करके ना, तो बोलती इसको दूध पिला देते हैं, बेचारा इतना छोटा सा बच्चा है ना। तो दादी माँ ना उसके ऊपर गुस्सा हो गई, क्या बच्चों से इस तरह से तुम लड़कों से लगती हो, हटो यहाँ से, तुम इनसे क्यों लग रही हो है ना। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल रात वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास आ खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ के छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता ना।
फिर बेचारा अगले दिन जब सवेरे गांव में घूमने के लिए निकला तो वो जो है ना देवू की माँ मिल गई तो बोले अरे भाभी देखो देखो रात वाला बच्चा ना उस लेखक को है ना इस तरह की टिप्पणी करके चिढ़ाने लगे, तो बेचारा दौड़ के आया और अपनी दादी माँ के पास छिप गया ना। अक्सर ऐसा होता है कि घर में हमको डांट पड़ती है या हमें कोई कुछ कहता है तो हम अपने घर के जो बड़े जो हमें बहुत प्यार करते हैं हम उनके पास आके छिप जाते हैं और हमें है ना उनके एक आश्रय मिल जाता है। तो लेखक ने भी वही किया और है हमेशा ऐसा होता था कि कोई गलती करी तो दादी माँ के पास आके छिप जाता था और उस गलती से उसको कोई सज़ा नहीं मिलती थी। तो उसने भी उस दिन वही काम किया है ना। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक और बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन के सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे आने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों को शुभ चिंता की स्थिति और डामाडोल शुभ चिंता की में स्थिति और भी डामाडोल कर रही थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी और वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ कनकनाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर के एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। है ना बेटा, मैं इस पैराग्राफ को आपको समझाती हूँ, है ना। ये तो हो गया शादी ब्याह की बात। उसके बाद लेखक कहता है कि मतलब ना बहुत प्यार था दादी माँ में, बहुत स्नेह था, है ना। दुनिया भर का उनके पास अनुभव था। ऐसे एक अनुभव के बारे में ना अचानक क्या हुआ, फिर लेखक के जो दादा हैं उनकी मृत्यु हो गई, मतलब दादाजी गुजर गए ना। इससे दादी माँ बहुत उदास रहने लगी ना। एक तो उनको मतलब दादा धोखा दे दिया। हमेशा यही कह, जब भी हंसी मजाक होती थी तो कहते थे कुछ भी हो जाए पहले तो तुम ही मरोगी, तुम्हारे पीछे मैं आऊँगा। लेकिन उल्टा हुआ ना, दादा पहले मर गए। दादी माँ को मतलब बहुत लगा कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया ना। तो जो संसार, पूरा संसार उनको एक नीरस सा लगता है ना, लगता है कि बस कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं धरा, सब बेकार है, ऐसे ही है ना। इस तरह की बातें दादी माँ को सताती। फिर जो दादा के दोस्त थे, है ना, जो शुभ चिंतक थे, थोड़े समय तक साथ थे, लेकिन कौन कितना ना, सब एक समय तक ही साथ देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सब एक एक करके अपने अपने काम धंधा में व्यस्त हो गए। दादी बेचारी वैसे उदास परेशान, है ना। उसके बाद फिर जो दादाजी का जो कार्यक्रम किया गया, जो भी घर में किया गया उनके नाम से, जो भी 13वीं या जो भी उनके यहाँ दान पुण्य का काम किया गया, तो उसमें उनके पापा जो थे, दादाजी के बेटे जो थे, मतलब लेखक के पिताजी, बहुत संपत्ति, बहुत सारा पैसा उसमें व्यय किया, बर्बाद किया। दादी माँ मना भी कर रही थी कि है ना इतना खर्च मत करो। तो दूसरों से उधार ले करके कि अब किसी से आप उधार लेके कोई काम करेंगे तो बेटा उधार हम जिससे लें उसको तो हमको एक समय पे देना है ना। ये तो हम ज़्यादा दिनों तक उधार नहीं ले सकते। तो लेखक के जो पिता हैं वो भी उधार लेके सब काम किए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो बाकी लोग भी हैं वो उनसे मांगने लगे, भाई है ना, उधार का पैसा कब तक वो नहीं मांगेंगे, मांगने लगे। तो इससे क्या हुआ, उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है ना, फाइनेंशियल स्टेटस जो उनके घर का है, स्थिति जो उनके वो ख़राब हो गई, है ना। एक दिन लेखक जो है वो ऐसी, दादी माँ उदास रहती थी सबकी वजह से। एक तो दादा चले गए, है ना, उसके बाद फिर घर की स्थिति भी ख़राब हो गई थी, तो दादी माँ बहुत उदास थी। तो एक दिन मतलब देखी दादी माँ गीली साड़ी पहन करके कोने का एक कमरा है जहाँ पे पूजा वगैरह करती होंगी, वहाँ पे एक संदूक है ना, संदूक रखा था, लकड़ी का संदूक है ना, पेटी बॉक्स रखा था, उसके ऊपर एक दिया जल रहा था और वहाँ पर चुपचाप वो आँख बंद करके हाथ जोड़ करके बैठी थी। तो लेखक जो है वो भी उसके पास में जा करके बैठ गए। कभी दादी माँ को रोते भी नहीं देखे थे लेखक, है ना, लेकिन उस समय मतलब रोती रहती थी, देखे थे, उदास देखे थे, उनको भी बड़ा बुरा लगता था। तो वो भी दादी माँ के पास जाके चुपचाप बैठ करके वो एक तक दादी माँ को निहार रहे थे। थोड़ी देर के बाद दादी माँ का प्रार्थना जो कर रही होंगी वो ख़त्म हुआ और अपनी आंखें खोली। तो लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगी? तो दादी माँ बोली, हाँ ना, पूछो, क्यों नहीं बताऊँगी, मतलब क्या है। बड़े प्यार से दादी माँ, है ना, देखिए एक छोटा सा बच्चा बैठा है ना, तो बोली, हाँ पूछ, बताऊँगी, है ना, क्या है पूछ।
तुम रोती हो? दादी माँ ने मुस्कुराकर, पागल तूने अभी खाना नहीं खाया है, खाना चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा ना, वो बोले दादी माँ मतलब कभी देखा नहीं था रोते, तो उसको ख़राब लगा, तो बोले दादी माँ आप रोती भी हैं? तो दादी माँ ने जवाब नहीं दिया है ना, बोले अरे चल चल तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल चला ना। दादी माँ को फिर बोले दादी माँ मतलब पहले आप धोती तो बदल लीजिए, गीली धोती है ना, गीली साड़ी पहनी तो आप उसे बदल लीजिए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है बाबू, बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए ना। दोनों अगले दिन लेखक देखे कि दोनों उनके पिता और जो बड़ा भाई दोनों साथ में बैठे हैं ना, रुपये पैसे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि अब क्या करें, कहाँ से दे, कोई दे नहीं रहा है। कई तो ऐसे जिनको हमने पहले के ही पैसे नहीं दिए, तो नया कहाँ से देगा ना। किसी से उधार लें, अगर हमको दोबारा चाहिए तो पहले हम उसका पुराना तो दे दें ना, तब तो हम नया लेंगे। तो बहुत उदास हैं, दुखी हैं ना, दोनों बाप बेटे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ बोली मतलब क्यों रो रहे हो तुम, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, है ना। उनके माथे पर सिर सहलाते हुए दादी माँ बोली ना, मैं तो हूँ अभी, मैं तो जिंदा हूँ ना, क्यों आखिर तुम इतना परेशान हो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा ना। वो संदूक है ना, पेटी खोली, जो बॉक्स खोली, वहाँ से एक चमकती हुई सोने के 2 कंगन निकाल करके उन्होंने अपने बेटे के हाथ में दिया। बोले तेरे दादा जो है ना मुझे इसी दिन के लिए जो कंगन दिए थे बेटा। जो पहले के लोग थे ना बड़े अनुभवी हुआ करते थे, तो ये सब है ना आगे पीछे का मतलब इसलिए दिए थे कि शायद आज के दिन ही काम आ जाए ना। वो लोग सब समझ जाते थे, तो आगे पीछे का सब सोच करके ही कोई सामान खरीदते थे, कोई सामान किसी को देते थे। तो शायद तेरे दादा भी मुझे आज के दिन के लिए ही ये कंगन पहनाए थे ना। सचमुच मुझे दादी माँ साम्य भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलयन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ आया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपनों से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। मतलब ये जो कहानी है ना, लेखक सोचता है एक दिन ऐसा होता है कि उनकी दादी ख़त्म हो चुकी है और लेखक का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखता है। पहले तो ऐसे ही होता था बेटा ना, फ़ोन तो हुआ नहीं करता था कि बस फ़ोन घुमाया और बता दिए ना कि ऐसा ऐसा है। नहीं, पहले तो ऐसा लेटर लिखा जाता था कि ये बात है। तो लेखक है ना अपने कमरे में हॉस्टल में बैठा और अचानक उसको एक लेटर मिलता है लेखक को, और वो लेटर खोल के पढ़ता है तो उसमें भाई लिखा कि दादी माँ नहीं रही। तो है ना अचानक एकदम शॉक्ड हो जाता है बेचारे, एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि बेचारे की दादी माँ नहीं रही। तो जो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ना, ये जो हमने अभी पढ़ा, ये कि पूरा का पूरा जो शब्द चित्र हम अभी पढ़े, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम लेखक की आंखों में आता है और लेखक उस बात को मतलब एक कहानी के रूप में बयां कर रहे हैं। तो मुझे बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा ना। आप लोग इसको पहले अच्छे से ध्यान से सुनिए, फिर मैं अगली बार आप लोगों को अगले कालखंड में अपना इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है।